तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को, आप सबका स्वागत है डेली 9 बजे वाली क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे के लिए स्पेशल क्लास चल रही है, जहां पर आपको जीएस की पूरी तैयारी कराई जा रही है। जीएस, साइंस, स्टैटिक, जीके की हम लोग, और साथ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो हम वो भी कवर करते हैं। तो आइए जरा क्लास को स्टार्ट करेंगे, और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है कि भारत के अंदर पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया। अगर एग्जाम में आए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। हमारे सामने चार नाम है: फखरुद्दीन अली अहमद साहब, जाकिर हुसैन, अब एपीजे अब्दुल कलाम और वीपी माउंटेन। अच्छा जी, तो यस, द करेक्ट आंसर इज जाकिर हुसैन इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज बी। जाकिर हुसैन साहब भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और इनकी जो मृत्यु है वो अपने प्रेसिडेंटशिप के ड्यूरेशन में हुई थी। तो ये ऐसे पहले राष्ट्रपति भी है जो अपने समय काल में जिनकी डेथ हुई है, यानी कि समय काल में उनकी मृत्यु हुई है, जो उनका प्रेसिडेंट का समय चल रहा था। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पोखरण में किस वर्ष परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? ये बात हम लोग जानते हैं कि भैया जब पोखरण 1 किया गया तो पोखरण 1 को लेकर पूरी दुनिया ने भारत की निंदा करी थी, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी देश की रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए यह काम बहुत जरूरी था। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में आंसर से ज्यादा जरूरी चीज इसके बारे में पढ़ना है। कैसे है ये देखो। आंसर तो 1974 करेक्ट हो गया हमारा, लेकिन यहां लिखा है कि पोखरण 1 was carried out on May 18, 1974, यानी कि 18 मई 1974 को पोखरण 1, जहां पर हमने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था, जहां पर हमने अपने फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था। ठीक है, राजस्थान में ये टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट को रोकने के लिए यूएसए ने भी बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग करके, छुप छुपा के पोखरण 1 किया गया था। ठीक है, जैसे यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो उनके अलावा इंडिया ऐसी पहली कंट्री बनी थी उन 5 मेंबर्स के अलावा जिसने न्यूक्लियर टेस्ट इंडिपेंडेंटली किया था। राइट, यहां पर कुछ नाम दिए गए इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर पीके अय्यनगर क्रिएटेड एंड डिजाइंड द बॉम्ब, के बॉम्ब डिजाइन और क्रिएट किया गया था डॉक्टर पीके अय्यनगर के द्वारा। एक नाम और भी है, डॉक्टर राजा रमन्ना। डॉक्टर राजा रमन्ना इस प्रोजेक्ट के हेड थे। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। और इस प्रोजेक्ट को एक नाम और भी दिया गया था, पोखरण टेस्ट। राइट आंसर इज सी। और इस पोखरण टेस्ट को एक नाम और दिया गया था बेटा, वो था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इसको नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए। गोल्डन क्रांति या गोल्डन रेवोल्यूशन, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर कुछ रेवोल्यूशंस हैं जो एग्जाम में कई बार आती हैं। एग्रीकल्चर को लेकर कुछ रेवोल्यूशंस हैं जो बेटा एग्जाम में कई बार आती हैं। तो आपने मुझे आंसर देना है कि गोल्डन रेवोल्यूशन इन चारों में से किसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था। जैसे यहां पर लिखा है पोटैटो के लिए था राउंड रेवोल्यूशन। पोटैटो के लिए था राउंड रेवोल्यूशन। गोल क्रांति क्या था? गोल क्रांति। राइट, यहां बात आई है गोल्डन रेवोल्यूशन की। अगर मैं देखूं ध्यान से तो इन 4 ऑप्शन में हनी है, जो हनी मतलब शहद की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन क्रांति चलाई गई थी। तो यस, द करेक्ट आंसर इज सी। इसी के साथ साथ हम 2-4 पॉइंट और पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा कुछ क्रांतियों के बारे में। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम को बढ़ाने के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिशिंग को बढ़ाने के लिए, मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन जो अभी पढ़ा हमने फ्रूट्स और हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट फूड की रेवोल्यूशन को, ग्रेन्स को बढ़ाने के लिए, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स उर्वरक की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, पिंक रेवोल्यूशन अनियंस प्याज के लिए, रेड रेवोल्यूशन एग्जाम में कई बार आता है
टमाटर और मीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन एग और पोल्ट्री के लिए, यानी कि अंडों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क को बढ़ाने के लिए। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स जिनसे हम तेल बनाते हैं उसको बढ़ाने के लिए। फिर एक और भी है बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है सिल्वर, एक है सिल्वर फाइबर, एक है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ये है कपास की खेती के लिए या फिर कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर आपकी एक और भी है जिसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर, जिसको बोला गया है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर बनाया गया बेटा किसके लिए? यह है जूट की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, लिख बाद में लेना, ठीक है, ध्यान रखेंगे बात को। चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला एक नेशनल पार्क था और यह स्थित है उत्तराखंड में। यह स्थित है बेटा कहां पर? यह स्थित है उत्तराखंड में, नैनीताल के पास है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? यहां पर आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। जो लोग इंजीनियर बैकग्राउंड से है, यानी कि मतलब इंजीनियर क्या, भारत देश में सबको पता होगा कि आईआईटी क्या होता है। आईआईटी भारत के सबसे नंबर 1 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट्स है जहां से लोग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करते हैं। अब तो पहले तो सिर्फ बीटेक करते थे, अब तो आपको आईआईटी में पीएचडी वगैरह करते हुए लोग बहुत नजर आएंगे, मास्टर्स करते हुए, एमटेक, पीएचडी करते हुए बहुत सारे लोग। कुछ आईआईटी तो अभी एमबीए भी ऑफर करना स्टार्ट कर चुकी है कि आईआईटी से आप एमबीए कर सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहला आईआईटी कहां बनाया गया? पहला आईआईटी बनाया गया खड़गपुर में। पहला आईआईटी बनाया गया खड़गपुर। अभी रिसेंटली 2016 में एक आईआईटी भिलाई और गोवा के अंदर बनाया गया था, लेकिन पहला आईआईटी खड़गपुर में था। और 1951 में इसको बनाया गया था। कुछ दो बातें सुन लीजिए इसके बारे में कि वर्तमान में भारत के अंदर टोटल 23 आईआईटी है। अगर एग्जाम में आ जाए तो प्लीज लिख के आइएगा। पहला आईआईटी 1951 में खड़गपुर के अंदर बनाया गया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, जो भारत की एजुकेशन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंतर्गत आईआईटी आते हैं। और आईआईटी का अपना एक एक्ट है जिसको बोलते हैं आईआईटी एक्ट 1961, जिसको बोलते हैं आईआईटी एक्ट 1961, जिसको बोला गया। ध्यान रखेंगे बात को। तो करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आइए भैया, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यह क्वेश्चन काफी बार आता है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान भारत का लार्जेस्ट स्टेट है। राजस्थान भारत का लार्जेस्ट स्टेट है। गोवा भारत का स्मॉलेस्ट स्टेट है, कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो राइट आंसर इज राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में यह आ जाए कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, तो राइट आंसर इज यूपी। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम पॉपुलेशन कहां पाई जाती है? राइट आंसर इज सिक्किम। ये सारे एग्जाम में आती है बेटा, तो इन बातों को प्लीज 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 याद करके चलिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन यह है कि इसका गठन कब किया गया था? तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा आरबीआई को रिवाइज ही कर लेते हैं, है ना भैया। देखो, आरबीआई का गठन 1935 में किया गया था अंडर दी आरबीआई एक्ट
अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंतर्गत आरबीआई का गठन किया गया था। पहला पॉइंट ये समझ लीजिए, जब आरबीआई का गठन किया गया 1935 में, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर था कैलकाटा। आरबीआई का हेडक्वार्टर था कैलकाटा। तो कैलकाटा आरबीआई का ओरिजिनल हेडक्वार्टर है, ठीक है। लेकिन केवल 2 साल के बाद इसके हेडक्वार्टर को चेंज करके बॉम्बे कर दिया गया। क्या कर दिया बेटा? बॉम्बे कर दिया गया, ठीक है। आरबीआई को गठन करने के लिए एक पहले कमेटी बनाई गई थी, या जिस कमेटी ने आरबीआई को रिकमेंड किया था, उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उस कमेटी का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। जिस कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है, ठीक है। यह भी एग्जाम में आता है कई बार। साथ साथ एग्जाम में यह भी आता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया 1 अप्रैल 1935। ए आंसर करेक्ट हो गया। साथ साथ एग्जाम के अंदर यह भी आता है कि जब आरबीआई का गठन हुआ, तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नाम क्या था? आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नाम था ओसबोर्न स्मिथ। क्या था बेटा? नाम था ओसबोर्न स्मिथ। फिर एग्जाम में आता है कि आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर का नाम, कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम क्या था? वो था सी डी देशमुख। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत का इस समय आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है। आप लोग सारे मुझे कमेंट करके ये बताओ कि भारत में इस समय जो आरबीआई का गवर्नर है, उनका नाम क्या है। सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों को लगता है इन दोनों में कि जब आजादी से पहले 1935 में ओसबोर्न स्मिथ को बनाया गया और आजादी के बाद सीडी देशमुख को बनाया गया। यहां पर आप लोग गलत हैं, क्योंकि 1943 में ही सीडी देशमुख को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था। तो इसमें आजादी से पहले और उसके बाद की कोई बात नहीं है। करेक्ट। अभी वेरी गुड, राइट आंसर इज इस समय प्रेजेंट में जो आरबीआई गवर्नर है बेटा, ऑलमोस्ट सब लोग आज सही दे रहे हैं। राइट आंसर इज शक्तिकांत। राइट आंसर इज शक्तिकांत दास इज द करेक्ट आंसर। शक्तिकांत दास इज द करेक्ट आंसर जो प्रेजेंट में है, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर गवर्नमेंट के द्वारा चुना जाता है 3 साल के लिए। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हवाई जहाज में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? अगर आप लोगों ने कभी न्यूज सुनी है, तो जब कोई प्लेन क्रैश होता है, तो उस प्लेन क्रैश में एक ब्लैक बॉक्स को सर्च किया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही प्लेन क्रैश होगा, तो जो टीम जाएगी, उस टीम का काम होता है सबसे पहले उस ब्लैक बॉक्स को फाइंड करना, कि उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढो, ठीक है। लेकिन उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढते क्यों है? उस ब्लैक बॉक्स में ऐसा होता क्या है? उस ब्लैक बॉक्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस एयरप्लेन की, कि उस प्लेन में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, जिससे कि फ्यूचर में जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां फ्यूचर में ना हो। लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स आपको दिखाया जा रहा है, इस ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ऑरेंज। इस ब्लैक बॉक्स का कलर होता है ऑरेंज। तो राइट आंसर इज ए। देखो भैया, ये आपका ब्लैक बॉक्स है, लिखा था ब्लैक बॉक्स टेक्निकली नोन एज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी कि जो फ्लाइट का जो डेटा है वहां पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स है। ये फ्लाइट की सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा, जिससे कि अगर कोई फ्लाइट क्रैश हो जाए और आगे जाकर उस पर रिसर्च करनी है कि क्यों क्रैश हुआ है, तो भाई साहब इसको यूज किया जाता है। राइट। चलिए नेक्स्ट अगला। राष्ट्रपति निम्न में से किन सूची के विषय पर अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पेश कर सकता है? मानो किसी वजह से संसद सेशन में नहीं है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक नया रूल रेगुलेशन निकालनी है, तो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जारी करने का, इशू करने का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार, ऑर्डिनेंस इशू करने का अधिकार भारत में 2 लोगों के पास है। एक प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के अंतर्गत, दूसरा राज्यों के गवर्नर या राज्यपाल के पास आर्टिकल 213 के अंतर्गत। प्रेसिडेंट
उन सब्जेक्ट पर प्रेसिडेंट उन सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस पास कर सकता है जिस पॉइंट पर या जिन सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो केंद्र सरकार यूनियन लिस्ट में से कानून बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट में से भी कानून बना सकती है। वहीं पर गवर्नर उन पॉइंट पर अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पास करेगा जिन सब्जेक्ट पर, जिन पॉइंट्स पर राज्य की सरकार कानून बना सकती है। तो राज्य की सरकार स्टेट लिस्ट में से भी और अगर जरूरत पड़े तो कंकरेंट लिस्ट में से भी यानी कि समवर्ती सूची में से भी अपने कानून को बना सकती है। तो यस, यहां बात किया गया है हमारे से किसके बारे में? प्रेसिडेंट के बारे में। तो करेक्ट आंसर इज यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट इज द करेक्ट आंसर। भारत के 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की बात करी गई है, यानी कि केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची की बात करेगी। तो राइट आंसर इज डी। ध्यान रखेंगे बात को। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। वार्ड ऑफ इवन इन चारों में से किसे कहा गया है? चारों के चारों बताइए। राइट आंसर इज वेरी गुड, विलियम शेक्सपियर इज द करेक्ट आंसर। वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस ये पोएट है, तो विलियम शेक्सपियर यहां बेटा हमारा क्या होगा? बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। शानदार इमारतों का शहर, ये सिटी ऑफ मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग्स। देखो दो नाम है और एक ही जगह के हैं। एक तो है सिटी ऑफ मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग्स और एक एग्जाम में कभी कभी आता है कि सिटी ऑफ मैग्निफिशिएंट डिस्टेंसेस। ये भी एग्जाम में आता है, लेकिन मेजरली एग्जाम में यह आता है कि सिटी ऑफ मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग्स किसे कहा गया? जिस जगह के अंदर बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स पाई जाती है। राइट आंसर इज वॉशिंगटन डीसी इज द करेक्ट आंसर। वॉशिंगटन डीसी जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी है, और वॉशिंगटन डीसी में ही आपको किस किस के IMF और वर्ल्ड बैंक के आपको हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, या राष्ट्रपति इनमें से कौन से बिल को वापस रिकमेंडेशन के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता? आपको इसमें ना दो बात समझनी पड़ेगी कि रिकंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। यूजुअली क्या होता है, मानो कि लोकसभा से बिल पास हुआ, वो जाएगा राज्यसभा के अंदर, मानो कि यहां पर पास हो गया, तो फिर बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास किसी बिल को लेकर तीन ऑप्शन होते हैं। पहला, गिव हिज एसेंट, यानी कि बिल को पास कर देगा। सेकंड, विदहोल्ड हिज एसेंट, यानी कि बिल को उसने यहीं पर फेल कर दिया और यहीं पर बिल का एंड हो जाएगा। तीसरा, वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए संसद में वापस भेज सकता है, यानी कि पुनर्विचार के लिए संसद में इस बिल को वापस भेज सकता है। ठीक है, अगर तो मैं आपसे ऑर्डिनरी बिल की बात करता हूं, तो ऑर्डिनरी बिल में तो राष्ट्रपति के पास ये तीनों ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन मनी बिल में राष्ट्रपति के पास 1, 2, 3 समझ लेना। यहां पर अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रपति के पास पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शंस हैं। अगर मैं आपसे यहां पर मनी बिल की बात कर रहा हूं, तो प्रेसिडेंट के पास पहला और दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। यह आंसर हो गया मनी बिल हमारा। फिर आता है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संशोधन के अंदर राष्ट्रपति के पास केवल और केवल पहला ऑप्शन है।
तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो यस, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली मनी बिल इज द करेक्ट आंसर। धन विधेयक इज द करेक्ट आंसर। धन विधेयक आर्टिकल 110 की बात करता है और आर्टिकल 110 में क्लियर लिखा हुआ है कि मनी बिल को केवल और केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा और पेश करने से पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन और मंजूरी चाहिए होगी। अब अगर राष्ट्रपति की मंजूरी पहले ली जा चुकी है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए बिल को नहीं भेज सकता, या तो पास करेगा या फेल करेगा, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज पाएगा। ध्यान रखेंगे बात को, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय जिम्नास्ट। ओलंपिक में भारत का कोई बहुत बड़ा नाम नहीं हुआ कहीं भी, हम उम्मीद करते हैं कि अब होगा क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इवेंट्स भारत अच्छा कर रहा है, ठीक है। लेकिन जिम्नास्ट कोई फीमेल जिसने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया, राइट आंसर इज दीपा कर्माकर इज द करेक्ट आंसर। दीपा कर्माकर इज द करेक्ट आंसर। लास्ट ईयर डोपिंग के किस्से में या डोपिंग के इशू में ये फंसी भी थी। डोपिंग का मतलब होता है कि किसी खेल से पहले कुछ ऐसी दवाइयां लेना जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस या बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है और आप इनको देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से भी देखो एकदम ऐसे कूदी मारेंगी, इसको लगेगा वेरी नाइस है कि नहीं, बहुत बढ़िया काम। बताइए भैया, है कि नहीं बढ़िया काम, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। आपके सामने 4 कंट्रीज दी गई हैं और पूछा गया है कि येन इन चारों में से किसकी करेंसी है। करेंसी कैपिटल को लेकर क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना कभी आ ही जाता है। तो अगर आपसे मैं बात करूं चारों के बारे में, तो चाइना की करेंसी कौन सी है, युवान। यूएसए की यूएस डॉलर, ठीक है। जापान की है येन, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। बांग्लादेश की टका। इंडिया का क्या है, इंडिया का है रुपी। नेपाल क्या है, नेपालीज रुपी। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपके सामने 4 स्पोर्ट्स दिए गए और पूछा गया कि नेहरू ट्रॉफी इन चारों में से किससे रिलेट करते। राइट आंसर इज बोट रेस इज द करेक्ट आंसर। ये बोट रेस चल रही है, ये नेहरू ट्रॉफी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्योर इकोनॉमिक्स का और थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। ये पूछा गया है कि अगर आरबीआई अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, अगर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने का काम कर रही है, क्या बोल रही है कि अगर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने का काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का काम किया जा रहा है, तो उस पे जो कमर्शियल बैंक्स के अंदर कैश पड़ा है उस पर क्या इंपैक्ट होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा एक अलग तरीके से। इसने बोला गया है कि आरबीआई अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या फिर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने का, सेल करने का डिसीजन ले रही है, ठीक है। अभी तो हम लोग एज अ नॉर्मल पर्सन भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिल्ट अकाउंट खोल के, GILT अकाउंट खोल के। लेकिन कुछ सालों पहले तक केवल कमर्शियल बैंक ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते थे। अब अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी तो डेफिनेटली कमर्शियल बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, बाय करेंगे, खरीदेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर बैंक्स आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेंगे, अगर बैंक्स आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेंगे, तो बैंक्स का जो पैसा है या बैंक्स की जो मनी है वो जाएगा आरबीआई के पास, तो बैंक्स के पास जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज, वो हो जाएगा रिड्यूस, वो हो जाएगा कम। तो इससे क्या होता है, इससे मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम होती है
और इसी वजह से मार्केट में आपको इन्फ्लेशन भी आपको कम देखने को मिलेगी। कल वाली क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन डिक्रीज करेगा। तो इसी पॉइंट में देखने को मिल रहा है कि अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा बैंक्स को, तो बैंक्स को उसके बदले आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा, मनी पे करनी पड़ेगी। उस केस में मनी सप्लाई कम होगी और मार्केट में इन्फ्लेशन भी कम होगी, क्योंकि कैश रिजर्व बैंक के पास कम होगा। तो राइट आंसर इज डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डिक्रीज करेगा इज द करेक्ट आंसर। राइट, एक आध क्वेश्चन अगर साइंस का हम कर लेते हैं एक बार। राइट, ये आपका साइंस का क्वेश्चन आपके सामने कि मरीजों के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक, जैसे आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए हो तो डेंटिस्ट एक मिरर का यूज करते हैं चेक करने के लिए दांतों में कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, दांतों में कैविटी तो नहीं है। तो वो डेंटिस्ट कौन से मिरर का यूज करते हैं ये पूछा गया। राइट आंसर इज कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर है बेटा? कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी। जैसे आपने देखा होगा ये गलत दिया हुआ डी आंसर है कि इस तरीके से एक मिरर का यूज किया जाता है जिससे चेक करते हैं कि दांतों में कहीं कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, दांतों में कैविटी तो नहीं है, या दांतों में कहां प्रॉब्लम है, कहां दांतों की प्रॉब्लम को चेक करना है, ठीक करना है। तो उस समय एक मिरर यूज किया जाता है दांत किसके लिए? डेंटिस्ट के द्वारा। वो होता है कॉनकेव मिरर, जो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? राइट आंसर इज जूल। राइट आंसर इज JOULE। राइट आंसर इज JOULE। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और पढ़ लेते हैं एग्जाम में जो कभी कभी आपके आ जाता है। जैसे लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। वहीं पर उनके सिंबल लिखे हुए हैं और यहां पर लिखा है आपके एनर्जी का, यहां पर लिखा है आपके एनर्जी का। राइट आंसर इज जूल। तो राइट आंसर इज बी। ये गलत है। राइट आंसर इज बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन? समुद्र की गहराई को मापने के लिए अब लोग खुद तो जाएंगे नहीं, है ना? तो एक सोनार एनर्जी का, SONAR, सोनार एनर्जी का यूज। सोनार बेसिकली एक तरह की वेव होती है जो साउंड वेव की तरह काम करती है, तो उनका यूज किया जाता है। तो सोनार वेव या सोनार एनर्जी निकलती कहां से है? उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं फैथोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं फैथोमीटर इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। ये बार बार सी आ रहा है, गलती है, या बेटा ए आंसर करेक्ट है। इनमें से कौन से रेप्टाइल्स का जो हार्ट है, जो दिल है, वो 4 चैम्बर का पाया जाता है? यूजुअली जो ह्यूमन हार्ट है, वो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का पाया जाता है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का पाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये करेक्ट हो गया। लेकिन जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनका जो हार्ट है वो केवल 3 चैम्बर का पाया जाता है। वो केवल 3 चैम्बर का पाया जाता है जो हार्ट होता है। लेकिन वहां पर क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, मगरमच्छ एक एक्सेप्शन है, जिसका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का पाया जाता है। तो यस, करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन। डायलिसिस इज रिकमेंड टू अ पेशेंट हैविंग विच ह्यूमन ऑर्गन डैमेज्ड और नॉट वर्किंग प्रॉपरली? क्या बोला गया? डायलिसिस में क्या होता है? डायलिसिस में हमारा जो खून होता है वो साफ नहीं हो पा रहा होता, तो इसलिए खून को बार बार चेंज किया जाता है डायलिसिस के अंदर। तो डायलिसिस हम लोग कब करते हैं? अगर किसी इंसान की किडनी फेल कर जाए, अगर किसी इंसान की किडनी फेल कर गई है
तो उस केस में डायलिसिस किया जाता है, उस केस में डायलिसिस किया जाता है। बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन साइंस के हुए। थोड़ा देर हम एक आध क्वेश्चन जरा और देख रहे, जो बच गए हमारे पास, जो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बात है कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होगा, उसकी जो संख्या है वो कैबिनेट के बराबर होगी, कैबिनेट से कम होगी, कैबिनेट से ज्यादा होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। देखो क्या होता है, मैं आपको बात समझाता हूं। एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लोकसभा से यानी कि मैक्सिमम 15% ऑफ लोकसभा हो सकती है, 15% से लोकसभा से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर लोकसभा के अंदर टोटल 100 सीटें हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल और केवल 15 सीट्स का हो सकता है, 16 सीट्स का नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। करेक्ट। जैसे हमारे भारत में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, मानो कि 543 लोग लोकसभा के अंदर चुनकर आएंगे, लेकिन सब लोग मिनिस्टर्स नहीं बनते। मिनिस्टर तो वही गिने चुने बनेंगे, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये सारे, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे आपके मिनिस्टर्स बन के आएंगे और कुछ ही लोगों को इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज मिलेंगी। तो वो जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट होता है कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक पार्ट होता है कैबिनेट। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को मैनेज कर रहे हैं, वो सारे कैबिनेट में आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, इसके बाद इसमें कुछ डिप्यूटी मिनिस्टर्स भी होते हैं। मुद्दा यहां पर क्या है कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा कैबिनेट से ज्यादा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा कैबिनेट से ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर इज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की संख्या हमेशा कैबिनेट से ज्यादा होगी। तो राइट आंसर इज सी। इसी के साथ साथ हमारा आज का ये लेक्चर एंड होता है। अगर आप लोग 2024 में रेलवेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा कोर्स आपको मिल जाए जिससे आप लोग सिलेबस कवर कर सकें, जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकें, जिससे आप लोग टेस्ट दे सकें और इस बार रेलवे के सभी एग्जाम में अपनी सीट को पक्का कर सकें, तो आप लोग जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, ऑल कोर्सेस रेलवेज आरआरबी एएलपी, अभी आपको जो एग्जाम चल रहा है, मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप लोग रेलवेज के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको रेलवे का महापैक लेना चाहिए। अगर आप लोग रेलवे और एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हो तो पहली बार एसएससी प्लस रेलवेज का महापैक निकाला गया। अगर आप 2024 में एसएससी और रेलवेज दोनों एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो बेटा, तो फिर आपको ये वाला कोर्स, ये वाला बैच लेना चाहिए। सिर्फ रेलवेज कर रहे हो तो ये वाला, सिर्फ एसएससी कर रहे हो तो एसएससी में जाकर सिर्फ एसएससी का महापैक। राइट सर, महापैक का फायदा क्या होता है? जैसे अभी एएलपी का एक कोर्स चल रहा है, उससे पहले एक और बैच स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अभी इस मंथ के एंड के आसपास एक और बैच स्टार्ट होगा और एएलपी के आते आते एक और बैच और स्टार्ट होगा। उससे पहले एक रिवीजन बैच आएगा, उससे पहले आपका एक क्रैश कोर्स आएगा,
वो सारे के सारे कोर्सेज आपको महापैक के अंदर मिल जाते हैं। ना ही केवल एएलपी के, ना ही केवल एएलपी के, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, इन सब के आपको कोर्सेज रेलवे के महापैक के अंदर मिल जाएंगे। इसी प्रकार अगर आप एसएससी और रेलवे का महापैक लोगे जो मिक्स वाला है, उसमें आपको एसएससी के सभी एग्जाम के लिए क्लासेस और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए क्लासेस आपको मिल जाएंगी। महापैक के अंदर एक फायदा और क्या होता है कि यहां पर आपको लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सारे मिल जाएंगे। ठीक है, साथ साथ आपको यहां पर करंट अफेयर का वीकली टेस्ट मिल जाता है। फिर 400 से ज्यादा ई बुक्स, जिन ई बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो कहीं पर भी, कभी भी। यहां पर आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाती है और सभी सब्जेक्ट की ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस पहले की पड़ी हुई हैं, वो भी आप अपने खाली समय पर देख सकते हो। लाइव तो चलेगी और आपको बेटा यही मिल जाएगी। और जो क्लास आपकी लाइव चलेगी, उसी क्लास जो आपको पढ़ाया गया टीचर के द्वारा क्लास में, उसी क्लास की पीडीएफ आपको सेम डे मिल जाती है। राइट, तो यहां पर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और कोड लगाएंगे Y724, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते ही अभी इस समय मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, हमारी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अड्डा 24/7, इसको 14 ईयर्स पूरे हो चुकी हैं, यानी कि 15वें साल में हम लग चुके हैं। 15 साल एक बहुत बड़ा सफर है, तो उस सफर की खुशी में प्राइस को और फीस को बहुत ज्यादा कम किया गया, 1679 किया गया। जितना प्राइस और जितनी फीस, जितना प्राइस और जितनी फीस अभी कम करी गई है, इससे कम फीस ना ही कभी हुई है और ना ही कभी होगी। अगर आप एप्लीकेशन से इस कोर्स को ले लेते हो तो आपको यह कोर्स 8,000 का छोड़िए, आपको यह कोर्स केवल 1550 रुपए का पड़ेगा एप्लीकेशन में। कहां पर? एप्लीकेशन में, ध्यान रखेंगे बात को, करेक्ट। साथ साथ सर ये कम कैसे होगा? आपको एक डिस्काउंट कोड लगाना है Y724, ये लगेगा आपका डिस्काउंट कोड। इसको 8,000 से कम करके 1550 से ले आएंगे, ठीक है। और साथ में आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, साथ में आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो इस समय जो ये हमारी संस्था को 15 साल पूरे 15 साल में लग चुके हैं हम लोग, उस उपलक्ष्य में आपको 80% के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है। इससे ऊपर डिस्काउंट कभी ना मिला है, ना ही कहीं मिलेगा। डिस्काउंट कोड वही Y724 और साथ में आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। साथ साथ मेरी तरफ से आपके लिए एक और गिफ्ट कि अगर आप Y724 लगाकर रेलवे के महापैक में, एसएससी के महापैक में, रेलवे प्लस एसएससी के महापैक में या फिर एएलपी की लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन करते हो, तो मेरी तरफ से आपको 1000 MCQs की ई बुक एज अ गिफ्ट बिल्कुल फ्री। राइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।